हेलो दोस्तों, आज मैं अपने बेटे विभव सिंह को, आईआईटीएन बोलना चाहिए, आईआईटीएन विभव सिंह को मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बॉडी का, मैन एज ए मॉलिक्यूल, जिस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम रखा है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने इस पुस्तक में डिटेल्स में बात किया हूँ, तो चूंकि ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है तो मैं सोचा कि भाई एक आईआईटीएन और एक एमबीबीएस से बेटर कौन समझ सकता है इस कॉन्सेप्ट को। तो वैसा ही कुछ सोच के मैं अपने बेटे को बोला, छुट्टी में आया हुआ था तो मैं बताया कि थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और बोर्ड पे वीडियो बन जाएगा। तो वैसे लोग जो मतलब पढ़े लिखे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, तो वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो मैं अपने बेटे को बोला हूँ कि कुछ क्वेश्चन अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि नहीं यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है, चाहे साइंस के हिसाब से सही नहीं लग रहा है, तो ठीक है, बेटे का भी फीडबैक साथ में मिलते चला जाएगा। बेटा मेरे सामने एक क्लासरूम के में जैसे एक स्टूडेंट बैठता है वैसे बैठा हुआ है। वैसे तो बचपन से मैंने बहुत क्लास लिए हैं इसने भी मेरा क्लास लिया है। आईआईटी के समय मुझे भी कुछ समझा रहा था, कुछ पढ़ा रहा था कोरोना के टाइम पे। तो कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूं। तो बेसिकली दोस्तों, जैसा कि ये एक ह्यूमन बॉडी को मैं एक मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूं और उसके पीछे जो लॉजिक है वो बेसिक लॉजिक यही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है, बट आप देख रहे हो ना, जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा ये बॉडी, वो बेसिकली उसको एक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है। लाखों वर्ष पहले ठीक है छोटे छोटे सेल्स, जैसा कि समुद्र से हम लोग शुरुआत हुआ है और छोटा ही सेल्स धीरे धीरे इतना बड़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इतने सारे पूरे पृथ्वी को एक तरह से भर दिए हैं। सबसे ज्यादा तो आदमी लोगों ने भरा है, 800 करोड़ पॉपुलेशन हो गया है या उससे और ज्यादा हो गया है। तो ह्यूमन बॉडी जो कि एक ऑर्गेनिज्म है एक तरह का, वो सेल से बना है, या उसके पहले हम टिश्यूज बोल सकते हैं, जो सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, उसको टिश्यूज बोलते हैं। और बेटा आईआईटी में पढ़ा है, फिर भी आई थिंक इतना तो बायोलॉजी उसको भी याद होगा जब मुझे याद है। तो टिश्यूज सेल से बने होते हैं, सेल्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं और मॉलिक्यूल से एटम से बने होते हैं। तो चूंकि हमारा पूरा बॉडी एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, तो उसी बेसिक फिलोसॉफी बोलिए, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट बोलिए, उसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मैं एक ह्यूमन बॉडी को भी एक मॉलिक्यूल के रूप में कंपेयर किया हूं। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और चूंकि ये हमारा ह्यूमन बॉडी एक काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को मैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूं। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में आत्मा की बात बहुत होती है, जो कि आत्मा की बात जनरली स्पिरिचुअल फील्ड में होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भी मैं चाहता हूं कि मैं साइंस से कनेक्ट करके एक्सप्लेन करूं, जो कि काफी मुश्किल काम होता है। बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो में मिलते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा आया बेसिक कॉन्सेप्ट में। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट तब आया जब मैं खुद आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो उसी को धीरे धीरे डेवलप किया, फिर किताब लिखा, फिर मूड में आया तो वीडियो बनाने लगा। तो एक बेंजीन मॉलिक्यूल से कंपेयर करने के पीछे ये लॉजिक है बेटा कि बेंजीन रिंग को मैं सोल से कंपेयर कर सकूं, और इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, जैसा कि जानते हैं हम लोग और खासकर जो साइंस पढ़े हैं वो लोग जानते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में या मल्टी यूनिवर्स, आज के टाइम पे हम कल्पना करते हैं कि एक यूनिवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं, पैरेलल यूनिवर्स, और कितनी सारी थ्योरी हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं साइंस में। तो इतने ज्यादा डिटेल्स में अगर हम सोचेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मैं सिंपल वे में जाना चाहूंगा। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, चाहे जितने भी यूनिवर्स हो, जितने टाइप के यूनिवर्स हो, हम जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में बेसिकली ये 3 तरह के मटेरियल हैं। मास, 2 ही तरह बोलना चाहिए, मास, एनर्जी एंड स्पेस। स्पेस जो कि कोई मटेरियल नहीं है, जो कि साइंस में इसको ईथर भी बोला जाता है। तो हमारा भी बॉडी में बेसिकली 3 चीज ही है, मास, एनर्जी और स्पेस। मास जो कि दिखाई दे देता है हमको आंख से, और या बहुत जैसा कि एटम्स हमको आंख से दिखाई नहीं दे सकते, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमको आंख से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मास को हम काफी डीप लेवल पे, काफी शटल लेवल पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट से। और मास
का ही काफी माइक्रोफॉर्म एनर्जी हो जाता है। और स्पेस जो कि इसमें तो ना तो एनर्जी है ना मास है, स्पेस जो कि हम जिसको हम नथिंग बोल देते हैं, नथिंगनेस बोल देते हैं, जहाँ जिसमें कुछ भी नहीं होता है। और साइंस ही हमको बताता है कि जैसे कि एटम्स में, कोई भी एटम में इसका 99.9% जो है स्पेस होता है, एम्प्टी होता है, स्पेस होता है, खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। और सिर्फ 0.01% स्पेस में ही इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समा जाएंगे। अगर उनको पूरा स्क्वीज कर दिया जाएगा तो वो सिर्फ 0.01% स्पेस में ही पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, उसका पूरा मास। तो हमारा बॉडी में भी बेसिकली ये तीन चीजें ही हैं, मास, एनर्जी और स्पेस। और उसी स्पेस को एक बेंजीन मॉलिक्यूल से कंपेयर करने में आसानी होता है। और मैंने भी काफी बेटा अध्यात्म को पढ़ा है, रजनीश कृष्णमूर्ति और विवेकानंद और भी फॉरेन के भी कुछ बुक्स पढ़े हैं। तो सबको पढ़ने के बाद एक चीज पता चलता है कि हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो एक तरह की स्पेस है। तो दुनिया में या स्पिरिचुअलिटी के जितनी भी किताबें हैं, धर्म दर्शन अध्यात्म की जितनी भी किताबें हैं, उन किताबों को मैंने भी कुछ हद तक अपने लेवल पे अध्ययन किया है। गौतम बुद्धा और श्री कृष्ण और इन सब की किताबें, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं, उनको भी देख के हम बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। तो आत्मा को बहुत ही सूक्ष्म बताया गया है। इवन गीता में भी आप पढ़ेंगे तो परमाणु स्वरूप बताया गया है। परमाणु मतलब ये शब्द को मुझे आश्चर्य होता है कि हमारा हिंदू धर्म या हिंदू फिलोसॉफी ने इतने वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले इस शब्द को इस शब्द के बारे में कम से कम कल्पना तो किया था। जैसे कि बहुत सारे लोग हिंदू धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं कि ऐसे ही अंधविश्वास है, वेद पुराण कुछ नहीं है। ठीक है, मैं भी ज्यादा यहाँ पे लॉजिक नहीं दूंगा कि वेद पुराण में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन दोस्तों कुछ जो शब्द हैं जैसे कि तत्वम, असी या यू आर दैट, इस टाइप के जो थिंकिंग है ना, वो निश्चित रूप से हमको एक इशारा करते हैं इसी स्पेस के तरफ। यू आर दैट, तत्वम, असी, संस्कृत में जो तुम वही हो, और वही से मतलब है ब्रह्म से या ब्रह्मा से, ऐसा कुछ। तो ब्रह्म और ब्रह्मा को छोड़ देते हैं, स्पेस पे आते हैं। तो उसी हमारे जो बेंजीन मॉलिक्यूल में जो हमारा स्पेस है, वो बेसिकली उसको मैं सोल से कंपेयर किया हूं। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो डॉटेड हैं ये सब कार्बन हैं बेसिकली, जैसा कि एक बेंजीन मॉलिक्यूल में होता है। और ये दो हमारे लेग हैं, ये दो हमारे हैंड हैं। ये फेस के जैसा मैंने बनाया है, इसके ऊपर पार्ट में ब्रेन है, ये दो आंख है, नाक है, मुंह है, और नीचे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस तरह से एक बेसिक एक स्ट्रक्चर दे दिया हूं ह्यूमन बॉडी को। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रेन एंड माइंड, ये दोनों में फर्क क्या है, या दोनों एक ही चीज है क्या? बेटा तुम क्या सोचते हो, दोनों एक ही चीज है, ब्रेन एंड माइंड? ब्रेन एक ऑर्गन हो गया और माइंड जो थिंकिंग उसमें चल रहा है। ठीक है, सभी ऐसे ही सोचते हैं और ये कुछ गलत नहीं है। हमारा ब्रेन में जो भी थिंकिंग हो, ऑडियो, वीडियो, ड्रीम्स, डिजायर जो भी चलते हैं, उसको हम लोग माइंड समझते हैं। और ब्रेन हो गया उसका जस्ट लाइक हार्डवेयर, जो भी सोचते हैं, जो हाँ, ब्रेन में हम लोग वो सब चीज सोचते हैं। ब्रेन हो गया हार्डवेयर, या जिसको हम थोड़ा केमिस्ट्री के हिसाब से सोचेंगे तो वहां पे बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। और जैसा कि इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं कि जब हम कुछ सोचते हैं या कल्पना करते हैं, या जब हम खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स में, न्यूरॉन्स में फायर होता है, इलेक्ट्रिक फायर। जैसे हम बहुत खुश हो गए या बहुत दुखी हैं तो वहां पे इफेक्ट होता है, डल हो जाएगा कुछ। अगर बहुत ज्यादा खुश हैं तो ज्यादा अलग अलग टाइप के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, उसको फायर से साइंस बोलता है कि फायरिंग होता है वहां पे। या कोई चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, कोई चीज हम नया चीज खासकर हम जानने की और काफी इंटरेस्ट के साथ जानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा इस तरह के फायरिंग होना शुरू हो जाता है। और वैसा चीज जो कि हम रिपीटेटिव वे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई मान लो रामायण ही हम डेली पढ़ते हैं, तो रामायण पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग इतना आदी हो गया है, उसको समझ लिया है, उसके दोहा चौपाई सब कुछ याद कर लिया है, तो उस फायरिंग होना बंद हो जाएगा। वहीं पे
इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट कोई पहली बार अगर देख रहा है, चाहे मेरा बेटा भी शायद पहली बार देख रहा है, तो आपके दिमाग में अगर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से देख रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे इस तरह के फायरिंग होना शुरू हो जाएगा और वो आपके अंदर एक तरह का अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगा, इंटेलिजेंस पैदा करेगा, अवेयरनेस पैदा करेगा। ये इसी सूक्ष्म लेवल के एक तरह के ये भी एनर्जी है। जैसे कि आइंस्टीन के अंदर अगर हम सोचे तो उनके अंदर काफी इंटेलिजेंस था, जो कि इतने डेप्थ में जाके E=mc² जैसा इक्वेशन दिए, मास एनर्जी को रिलेट कर दिए, स्पीड ऑफ लाइट के साथ किस तरह से मास और एनर्जी को रिलेट कर दिए, तो उतने डेप्थ में इमेजिंग करना निश्चित रूप से काफी ये तारीफ की बात है, काफी गर्व करने की बात है कि कोई व्यक्ति इतने डेप्थ में जाके सोचा। तो माइंड इज नथिंग बट इसमें ऑडियो एंड वीडियो, इस दो तरह के एक्टिविटी होते हैं। ऑडियो हो गया साउंड और वीडियो हो गया इमेजेस के रूप में, कल्पना के रूप में, पिक्चर के रूप में। और हमारे माइंड में बेसिकली चलते क्या है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अपने बेटे का माइंड रीड करूं तो उसके दिमाग में रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ तो वो सब चीज थोड़ा सा चलेगा, अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा सा चल रहा होगा, स्पोर्ट्स काफी चलते रहता होगा, पिक्चर भी देखने में इंटरेस्ट है तो पिक्चर की कुछ चीजें चलेगी कि वो सीरीज को मैं इतने सारे देखा हूं। अभी कौन सा सीरीज देख रहे, मत्स्य। तो अलग अलग, जैसे कि मेरे बारे में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दिमाग में चलता है कि मैं क्या वीडियो ऐसा बनाऊं कि लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता है, लोग थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ज्यादा लॉजिकल हो, ज्यादा रेशनल हो। और जो हमारे अंदर अंधविश्वास है, चाहे वो धार्मिक हो अंधविश्वास, चाहे वो धार्मिक के अलावा जाति, ये सब जो हमारे अंदर अंधविश्वास है, पूजा पाठ को लेकर अंधविश्वास है, वो सब कैसे दूर हो, हमारे अंदर जो नफरत है वो कैसे खत्म हो। तो इस तरह से चीजें हमारे अंदर, मेरे अंदर चलते रहता है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है किस तरह से एक मॉलिक्यूल के जैसा है, किस तरह से हमारे ये दो हाथ हो जाते हैं, ये दो हमारे पैर हो जाते हैं। ये जो कार्बन एटम्स हैं इसको बेटा हम लोग हमारे बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट है, लिवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज उसको फिर कंपेयर करने के लिए ऐसा नहीं कि अंदर में एक ऐसा एटम्स बनाते चले जाएंगे, ऐसा फंक्शनल ग्रुप बनाते जाएंगे, तब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे नहीं, इसको सिंपली आप जो भी कार्बन एटम्स है उसको आप इंटरनल हमारे जो ऑर्गन्स है उससे कंपेयर कर लीजिए। हैंड और ये सबको एक एटम से कंपेयर कर ही दिया हूँ, यहाँ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंपेयर कर दिया हूँ। जो ऊपर में जो एक फंक्शनल ग्रुप सपोज कीजिए या एक कोई एटम सपोज कीजिए, इसको मैंने ब्रेन से कंपेयर कर दिया हूँ। और ब्रेन का माइंड जो होता है उसके बारे में मैंने अभी डिस्कस कर दिया। और इसको अगर इस एटम से कंपेयर करेंगे, वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, तो इस एटम को ब्रेन से कंपेयर करने का क्या मतलब है। तो इसको मैं इस तरह से कंपेयर करता हूँ बेटा कि जैसे कि एक एटम है, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो माइंड क्या, माइंड को मैं किस तरह से कंपेयर कर रहा हूं, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारे ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हायर ऑर्बिट में जाता है, और एनर्जी को जब रिलीज करता है तो वो गिरकर नीचे ऑर्बिट में आता है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का जो इमिशन होता है, चाहे एब्जॉर्प्शन होता है, वो उसी तरह की घटना होती है जैसे कि हम कोई चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मेरा बेटा ही अगर इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझने का प्रयास कर रहा है तो उसके भी दिमाग में इस तरह के एक्टिविटी चल रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल पे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर उठ रहे होंगे, कुछ नीचे गिर रहे होंगे। तो उस तरह का एक्टिविटी को ही मैं माइंड से रिलेट कर रहा हूं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक हार्डवेयर भी, इलेक्ट्रॉन में दोनों प्रॉपर्टीज होता है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो वेव नेचर को आप थॉट्स के रूप में ले लीजिए, थिंकिंग के रूप में ले लीजिए, डिजायर, ऑडियो, वीडियो जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूं जो कि एक तरह के एनर्जी फिनोमेना है, तो उस फिनोमेना को आप वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में समझ लीजिए। और जो सॉलिड फॉर्म में आप समझेंगे तो ये पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैं ब्रेन का जो एनर्जी एक्टिविटी है उसको इस तरह से कंपेयर किया हूं, इसको रिलेट कर दिया हूं माइंड से। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हो। चाहे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को साइंस के दृष्टिकोण से, आत्मा क्या है इसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं,
इस आत्मा को हम कैसे अनुभव करते हैं, ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जिसमें मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा। मेडिटेशन के दौरान ही हम इसको अनुभव करते हैं एक स्पेस के रूप में। तो उसमें काफी डिटेल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे जो कबीरदास ने बोले हैं या रजनीश ने कुछ समझाए हैं, तो उन्होंने जिस तरह से एग्जाम्पल देके समझाया है, वो सब एग्जाम्पल देके भी मेडिटेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आत्मा क्या है, सोल क्या है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हो, और जो दोस्त देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, तो एनी क्वेश्चन बेटा? हाँ, मेरा एक ही सवाल है, ये बेंजन रिंग जो आप बीच में बनाया सेंटर में, जो 6 कार्बन आइटम है, उसको सोल की तरह कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? सोल जो कि अध्यात्म ना बात करता है, और बेसिकली वो सोल हम खुद हैं। बेटा का क्वेश्चन सही है। साइंस फील्ड सोल को नहीं समझ पाता है, और उसी चीज पे अध्यात्म पूरा फोकस किया हुआ है। सोचने वाली बात है कि जिस चीज के बारे में 2500 साल पहले या 3000 4000 साल पहले कृष्ण ने इतना सारा ज्ञान दिया, गौतम बुद्ध ने इतना सारा ज्ञान दिया है, उस चीज को साइंस नहीं समझ पाता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है बेटा। जिस तरह से बेंजीन रिंग, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से एक सर्किल बनता है, ठीक है, एक स्फेरिकल फॉर्म में बनता है, उसी चीज को मैं सोल से कंपेयर किया हूं। बिकॉज और भी बॉडी में किसी भी चीज को हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और सोल को और कोई दूसरा, अगर सोल को कंपेयर करना होगा, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि दुनिया का कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अगर इस मॉलिक्यूल के थ्रू या साइंस के थ्रू सोल को एक्सप्लेन करना चाहेगा, आत्मा को एक्सप्लेन करना चाहेगा, तो सिवाय बेंजीन रिंग के और कोई चीज है ही नहीं जिसके थ्रू सोल को रिप्रेजेंट किया जाए। और आप अगर मेडिटेशन आप जब करोगे, जब आप कुछ समय के लिए थॉटलेस स्टेट में, निर्विचार की अवस्था में जाओगे, थॉटलेस स्टेट निर्विचार की अवस्था होता क्या है बेटा? जब हम, ये ब्रेन जो है हमारा, एक स्थिति ऐसी भी मेडिटेशन में आ सकती है, ठीक है, वीडियो लंबा होगा। माइंड को, जैसा कि मॉडर्न साइंस बताता है कि हमारे माइंड में कुछ 4 तरह के वेव चलते हैं, जिसमें वो बोलता है बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव। इसका कुछ फ्रीक्वेंसी बताता है। मेरा मेमोरी थोड़ा कम है, आई थिंक 14 to 30 फ्रीक्वेंसी है इसका। और क्या फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं हर्ट्ज। तो 14 to 30 हर्ट्ज मींस पर साइकिल मूवमेंट होते हैं विचार। मतलब कहने का मतलब, जब हमारे दिमाग में काफी फास्ट विचार चल रहे हैं, तो इसका मतलब बीटा वेव चल रहे हैं, काफी हम डिस्टर्ब हैं। जब हम काफी स्ट्रेस हैं, काफी टेंशन में हैं, तो उस समय साइंस को ये इस फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा मिलता है। मतलब दिमाग में बहुत सारे गचपच, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम। उसके बाद अल्फा वेव, इससे कम, इस स्टेट में हम जनरली या तो मेडिटेशन में जाते हैं या नींद की अवस्था में चले जाते हैं। तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 14 के बाद 13 और कुछ 7 to 13 ये फ्रीक्वेंसी होती है। और थीटा में हो जाती है 7 के बाद 6, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, मैं अपने मेमोरी से कोशिश कर रहा हूँ। 4 to 6 या 4 to 7 होता है। ये सब चीज बेटा ना रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन इसलिए बोल रहा हूं, कबीरदास एक लिटरेट व्यक्ति, उन्होंने भी इस स्पेस को अनुभव कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लाखों करोड़ों पीएचडी पढ़े लोग भी अपने अंदर के इस स्पेस को, एक पीसफुल स्पेस होता है, इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इवन गौतम बुद्ध के समय भी उनको क्या मालूम कि यार इसको इस तरह से सोल बताना चाहिए। उनको सिर्फ अपने अंदर का एक पीसफुल स्पेस को अनुभव किए होंगे। इवन कृष्ण भी अपने अंदर के पीसफुल स्पेस को अनुभव किए होंगे। सेम कबीरदास भी उसको अनुभव किए होंगे। इवन रजनीश कृष्णमूर्ति, स्पिरिचुअल फील्ड के जितने भी लोग हैं, जो भी गहरे से गहरे स्तर पर अपने अंदर अनुभव किए होंगे, या रमन महर्षि, या आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत, या मैं रामदेव बाबा को समझता हूँ कि वो भी अपने अंदर के इस स्पेस को अनुभव करते हैं, क्योंकि वो भी बात करते हैं निर्विचार की बात। ये हम बात कर सकते हैं, अनुभव हो चाहे ना हो। किताबें पढ़ के, रजनीश का किताब पढ़ लिए, गीता पढ़ लिए, तो हम उन किताबों को पढ़ के भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के दौरान रियली हम इस चीज को अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये बीटा में काफी हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, इसीलिए 14 to 30 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बताया गया। उसके बाद एक कम फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद और भी कम है थीटा, और डेल्टा जो कि
आई थिंक हाफ हर्ट्ज टू 3 to 4 ना, तो हाफ हर्ट्ज टू 3 इतने साइकिल पर सेकंड का जो थॉट्स है, या कुछ भी ऑडियो वीडियो, कुछ भी थॉट्स चलते हैं ऑडियो वीडियो, तो वो होता है सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये मतलब ये वेरी डीप लेवल में आप अगर नींद में चले गए, कोई सपना नहीं देख रहे हैं, इवन सपना अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी रेट इस लेवल में हो सकता है, इस लेवल में हो सकता है, इस लेवल में नहीं होगा। इस लेवल का मतलब आप बहुत हद तक डीप स्लीप में हैं, जो कि मॉर्निंग में जनरली हम 2 AM to 4 AM के बीच में हम काफी डीप स्लीप में जाते हैं, उसी दौरान हम ये लेवल में पहुंचते हैं। मतलब काफी स्लो एक्टिविटी हो जाता है हमारा माइंड में, हमारा ब्रेन में, और उससे भी काफी ये मेडिटेशन के स्टेट में काफी रिलैक्स पोजीशन में है, काफी आप हैप्पी और पीसफुल पोजीशन में है, उस समय डेल्टा वेव, डेल्टा फ्रीक्वेंसी ये चलता है। और इससे भी नीचे इससे भी और नीचे, जैसे कि अध्यात्म में समाधि की बात होती है, मेडिटेशन का भी मतलब काफी देर तक आप मेडिटेशन स्टेट में हो, आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहा है, इवन एक सिंगल थॉट भी नहीं चल रहा है, वो स्टेट में जाने का मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा आप जीरो फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए। जैसा कि गौतम बुद्ध बेटा उतने दिनों 2.5 के 2500 साल पहले उन्होंने शून्यता शब्द का प्रयोग किया है। शून्यता, जो कि आज हम शून्य, ऐसे शून्य दिखाते हैं ना, जीरो, उन्होंने 2000 साल पहले अपने अनुभव को शून्यता बोल के रिप्रेजेंट किए हैं कि मैं जब डीप मेडिटेशन स्टेट में जाता हूं तो मैं अपने अंदर शून्यता का भाव अनुभव करता हूं, मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, ऐसा फील होता है। तो ये वही स्टेट है, डीप मेडिटेशन स्टेट बोलिए या समाधि की अवस्था बोलिए। तो ये बेटा अनुभव करने की बात है। ये थ्योरी तुम समझ लिए होगे, थ्योरी कोई भी आईआईटीएन क्या, नॉर्मल जो 12th पास भी बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जानता है, बायोलॉजी जानता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं आईआईटी एग्जाम नहीं पास किया हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे वीडियो में बोल भी चुका हूं, और मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मेरा बेटा आईआईटी एग्जाम पास किया। उस दिन रियली मेरा वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे है, जिस दिन मुझे मालूम, बेटा का रिजल्ट मालूम चला था। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये चीज समझने के लिए साइंस के लेवल पे ठीक है 12th क्लास का नॉलेज चाहिए, लेकिन आप गौर करो बेटा कि कबीरदास जैसा व्यक्ति जो बोलता है मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कभी कागज और पेपर छुआ नहीं है, फिर भी वो इस चीज को समझ लिए। और उन्होंने एक दोहा बोला है, क्या दोहा है, एक लाइन में मुझे याद रहता है कि जब मैं था तब तू नहीं, जब तू था तो मैं नहीं। यहां मैं और तू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तू का मतलब इसी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तू का मतलब सोल है, और सोल का ही मतलब गॉड है या परमात्मा है। इसी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तू से, और मैं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइंड को, मैं से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईगो को भी। हमारे अंदर जो ईगो होता है, ईगो के वजह से ही हमारे अंदर बहुत ज्यादा थिंकिंग चलता है, ईगो के वजह से ही हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन में जीते हैं कि मेरे को 20 लाख का पैकेज मिला, उसको यार 40 लाख का मिल गया, उसको यार 1 करोड़ का मिल गया। ये सब क्या है? वो मैं का ही भाव है। ऐसे सोचेंगे कि यार मेरे लिए 10 लाख भी बहुत है, इतना एनफ है हमको खाने पीने के लिए, तो आपके अंदर एक गजब का सेटिस्फेक्शन आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप मेडिटेशन करके देखो, फिर आपके अंदर नेचुरली एक सेटिस्फेक्शन का भाव आएगा। और कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हो। थ्योरेटिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रैक्टिकली तो इसको मेडिटेशन करके ही अनुभव कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? नथिंग। ठीक है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों देखने के लिए। जो भी आपके भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि बेटा ने डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर दिया सोल के ऊपर, क्योंकि बाकी सब चीजें तो यार कोई भी आईआईटीएन, कोई भी एमबीबीएस का स्टूडेंट समझ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझना। लेकिन ये जो चीज है ये निश्चित रूप से एक्सपीरियंस का विषय है। इसको सिर्फ रजनीश का आप हजारों किताब पढ़ लो, रजनीश ने बहुत ज्यादा लेक्चर दिए हैं अध्यात्म के ऊपर, चाहे कृष्णमूर्ति का बहुत सारा लेक्चर है, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे और भी दुनिया में बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, फॉरेन लोगों ने, राइटर ने और स्पीकर ने लेक्चर दिए हैं इसके ऊपर। लेकिन जब तक आप मेडिटेशन को अनुभव नहीं करते हो, मेडिटेशन करके नहीं देखते हो थिंकिंग लेस क्या स्टेट होता है, नो माइंड स्टेट क्या होता है, तब तक आप इस स्पेस को, इस बेंजिन रिंग को, इस सोल को जो कि आप खुद हो,
क्योंकि जब आप नथिंगनेस के स्टेट में चले जाते हो, मेडिटेशन के थ्रू नथिंगनेस के स्टेट में जाते हो, तब आप यही चीज को अनुभव करते हो एज ए स्पेस, क्योंकि आपका मास दिखाई दे रहा है। मास को अनुभव क्या करना है, मास आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बाहर से। एनर्जी आप हो, उसी एनर्जी के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, वही एनर्जी के थ्रू मैं बात कर रहा हूं। मेरे अंदर कुछ केमिकल एनर्जी चल रहा है, वो केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सब साइंस का विषय है, लेकिन ये इसीलिए इस चीज को बोला जाता है यार ये नॉन मेटेरियल है। इस चीज को नॉन मेटेरियल भी बोला जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी में नॉन मेटेरियल सोल को हमेशा बोला जाता है। इसको मेटेरियल से नहीं समझ पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं। और जब कबीरदास एक अनपढ़ व्यक्ति अनुभव कर लिया तो सोचने वाली बात है कि आज के टाइम पे कम से कम इंडिया में 70% लोगों को शिक्षित बोला जाता है। ये शिक्षित लोग तो कम से कम समझ लें, और वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे तो दूसरे देश के लोग तो कम से कम 90% एजुकेटेड हैं। वो लोग तो कम से कम इस थ्योरी से समझ ले कि भैया कुछ अभय नाम का एक लड़का कुछ बताना चाह रहा है। थोड़ा मेडिटेशन को समझते हैं, थोड़ा सोल को अनुभव करते हैं, क्या है स्पिरिचुअलिटी में हजारों सालों से इतनी जो बातें की गई है। जीसस साहब ने कुछ बताया है, गौतम बुद्ध ने बताया है, कबीर ने बताया, कृष्णमूर्ति ने बताया, रजनीश, इतने सारे लोगों ने बताया। फॉरेन के नाम तो मैं बहुत सारे जानता भी नहीं हूँ। एक गुरजीएफ थे, उनके कुछ नाम याद आता है। रमन महर्षि तो इंडियन है। इंडिया के लोग ही बहुत ज्यादा अध्यात्म का बात किए हैं, दूसरे देश के लोग इतने ज्यादा बात नहीं किए। वो लोग साइंस का बात करेगा, वो लोग ये सब की बात करता है, इसकी बात कम करता है। इंडिया वाले, इंडिया के जितने भी हाई लेवल के थिंकर हुए वो इसकी बात करते ज्यादा है। अध्यात्म में सोल की बात, आत्मा की बात बहुत की जाती है। तो एनीवे दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी और सिरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।